हमारी आज की मेहमान है निधि श्रीवास्तव। ये अपना 25 साल का कॉर्पोरेट करियर कंप्लीट कर चुकी है बैंकिंग और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। ये फाउंडर है ग्रेविटीज प्रॉपर्टी की, जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने को फाउंड किया है वाइब रियलिटी सर्विसेज को, जिनका पिछले साल का बिजनेस 500 करोड़ का था। इन्होंने 2 लिस्टेड कंपनीज में अपने लास्ट जॉब्स की थी। एक तो कोलते पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, जहां ये चीफ सेल्स ऑफिसर रह चुकी है और कस्टमर सर्विस की हेड भी रह चुकी है, और दूसरी भी लिस्टेड कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इसमें भी ये नेशनल लेवल की सेल्स हेड रह चुकी है। कई खिताब और अवार्ड्स इनके नाम है। ओवरसीज का बिजनेस करती है इंडिया के प्रॉपर्टीज के साथ साथ। सो लेट अस वेलकम निधि श्रीवास्तव। निधि जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू एंड talk to you about various things in real estate and relevant industry. Kishan ji, thank you so much. This opportunity is a great opportunity, and I must congratulate you first for having such a fantastic initiative for all of us, and to actually make people visibly there in front of us. Thank you so much for this great initiative. It's a pleasure. It's a pleasure. The idea is to share maximum knowledge and education that we have got up till now from this industry, so that True. more and more people can take advantage, और उनको भी इस चीज का फायदा हो। शायद जब हम इस बिजनेस में थे तो हमें सिखाने वाले कोई लोग नहीं थे, तो एक एक करके हम सीखे। तो हम चाहते हैं कि अब औरों को ये इस चीज का सामना ना करना पड़े। Bilkul, I think absolutely right. All right, Nidhi ji, we would quickly begin. I would like to know your early journey. किस तरह आपने ये शुरू किया, और आपने रियल एस्टेट को अपना करियर चॉइस कैसे बनाया? So, Kishanji, basically, I belong to a very middle class family from a absolutely small village. I would say a small town, and which apparently is not small anymore. It is basically the capital of Madhya Pradesh, which is Bhopal. And basically, I think primarily education was the fundamental for home. विच इज कि पेरेंट्स ने सबसे अच्छी एक चीज जो सिखाई है, विच इज कि एजुकेशन इज द प्राइम इम्पोर्टेंट थिंग। आफ्टर द एजुकेशन हैपेंड, आई थिंक हमेशा से ये एस्पिरेशन रही दैट आई वांट टू डू समथिंग बिग, एंड आई थिंक वो पूरी जर्नी में was very prominent because I had worked very hard in terms of making sure that right education and right opportunities ko encash kare. So I think the day when I decided that I have to move after my graduation to do my MBA, I moved to Hyderabad, and I think small town girl moving, to Hyderabad was itself a big thing for me. But wahan par, when I went over there, I realized that definitely different fields se log aaye hain, and majority of them, I think in a batch of about 60 to 70 people, सिर्फ 23 लड़कियां और बाकी सब लड़के हैं. So I think that itself was a very big kick. It's a good opportunity. I am among the lucky few who have been sent out for studies, and that was the point where I thought that I have to make the best of my opportunity. Thankfully, I did very well in my MBA, and thereafter I got into a very very good company. And उसके बाद जर्नी अपने आप चलती रही. कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपने मुझसे पूछा कि रियल एस्टेट कैसे हुआ, तो ऑनेस्टली आपको बताऊं तो रियल एस्टेट वाज नॉट वेरी प्लान, बिकॉज आई ऑलवेज हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर. जैसे कभी कभी बोला जाता है कि लाइफ में सब कुछ प्लान्ड होता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आज रियल एस्टेट में मैं अगर इतनी सक्सेसफुल हूं इन द माय फील्ड ऑफ सेल्स, आई थिंक वो इसलिए हूं बिकॉज मेरा इंस्टीट्यूशन पहले सीखने का बैंकिंग था. एंड जिसने बैंकिंग की सेल कर ली, एंड दैट इज द टफेस्ट सेल ऑफ आई वुड से एट दिस मोमेंट ऑफ एनी सेक्टर, विच इज सेलिंग इंश्योरेंस, ऑटो लोन्स. उस तरह के माहौल में अपने आप को सर्वाइव करना, आई थिंक 70-80,000 लोगों की कंपनी में अपने आप को सर्वाइव करना, वेर अगेन यू आर अ माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ फीमेल वर्किंग इन फील्ड्स लाइक ऑटो लोन्स और प्रोबेबली इंश्योरेंस सेक्टर. आई थिंक उस इंस्टीट्यूशन ने मुझे, जब रियल एस्टेट हुआ मेरे लाइफ में, इट वाज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस वेयर व्हेन आई एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट, मुझे ये भी नहीं पता था कि सच में रियल एस्टेट बहुत स्ट्रक्चर्ड एक सेक्टर है. बट जब मैंने रियल एस्टेट में एंटर किया, आई थिंक दैट वाज बाय चांस. बट जिसको बिना दैट आपको पता चलता है जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करते हैं, दैट
वो फील्ड आपके लिए ही बनी है, बिकॉज देन देयर वाज नो स्टॉपिंग वे एंड आई केप्ट ऑन ग्रोइंग फ्रॉम देयर. Yeah. So, इसमें one thing comes to my mind, as you say, you are from a small town. Usually ये देखा जाता है कि small town से जो आते हैं, वो बहुत ज़्यादा excel करते हैं. So, is it something to do with fire in the belly कि उनको कुछ कर दिखाने का एक जुनून होता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, बजाय कि जो बड़े शहरों से होते हैं, उन्होंने probably थोड़ा lethargic होता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि they don't excel, they don't do well. बट ये यूजुअली देखा जाता है कि पीपल हु कम फ्रॉम स्मॉलर टाउन दे एक्सेल एंड दे एक्सीडिंगली डू वेल इन देयर करियर्स. आई डेफिनेटली पार्शली अग्री विथ यू किशन जी. शायद कहीं ना कहीं जिस चीज को बोला गया है कि अभाव आपको बहुत सारी एस्पिरेशंस दिला देता है. वाइल आई बिलोंग टू अ फैमिली विच हैज गिवन मी एवरीथिंग, मतलब एक कॉन्वेंट एजुकेशन एंड एवरीथिंग, बट जब आप ये सोचते हो दैट आपको लाइफ में बड़ा करना है, तो हमेशा आप करंट सिचुएशन से अपने आप को इवेलुएट करते हो. आई थिंक बेसिक जो रूट्स होती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की, वो कोर उस पे बना गया होता है दैट आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है. इनफैक्ट अगर आप मानेंगे तो लिविंग इन स्केर्सिटी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग लेसन विच अ पर्सन हैज टू लर्न, बिकॉज जब तक आप स्केर्सिटी में रहना नहीं सीखते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपको जो चीज मिलेगी उसकी एस्पिरेशन क्या है. आजकल अगर देखा जाए तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पेरेंट्स, आई थिंक आज पेरेंट्स आज के टाइम पे अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली द पीपल हु कैन अफोर्ड. कहीं ना या कहीं वो एक जो भावना होती है कि आपको एस्पायर करना है या आपको अचीव करना है, वो बहुत ज्यादा दब जाती है किड्स में आजकल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से एक एक ऐसे टाउन में, और आई वुड से एक ऐसे सिटी में जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी से भरा नहीं है, हमेशा किड्स कहीं ना कहीं ये सीखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाया जाए, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को अपना पाथ बना के आगे चलते हैं. तो किसी मायनों में मैं आपसे अग्री करती हूँ कि शायद एक स्मॉल टाउन और आई वुड से मिडिल ग्रेड टाउन में थोड़ा सा एक फायर इन द बेली ज्यादा रहती है. होता है, ठीक बात है. आई एग्री विथ यू. निधि जी, एज ए वुमन, हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू एम्ब्रेस दिस सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड बिजनेस? बिकॉज रियल एस्टेट में अब से पहले, ऑफ कोर्स कुछ सालों से तो हम देख रहे हैं कि काफी महिलाएं या फीमेल्स इसमें अपने आप को एनरोल कर रही है, आ रही हैं. लेकिन कुछ वक्त पहले ये तो मेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं था सेक्टर. तो आपने एज ए फीमेल इसको चुना, ये बहुत बड़ी बात है. हाउ चैलेंजिंग वाज दिस कि इन मेल्स के बीच में खड़ा होना है? आई थिंक किशन जी, ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये जर्नी जब चालू की थी, ये कभी सोचा नहीं था कि ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री होगी या फीमेल सेंट्रिक इंडस्ट्री होगी. आप हम्म. जैसे अपने मिडिल लेवल्स पे चालू करते हो करियर में, जैसे फॉर एग्जांपल आई केम फ्रॉम अ बैंकिंग सेक्टर जहां पर लड़कियां बहुत होती हैं, और सभी लड़कियां एक आई वुड से स्पेशली आप ब्रांच बैंकिंग देखेंगे तो काफी सारी लड़कियां ब्रांच बैंकिंग में होती हैं, और कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट उनको दी जाती है एटलीस्ट एट अ मिडिल लेवल एंड अ लोअर लेवल कैटेगरी आई वुड से. बट जब मैं रियल एस्टेट की अगर आपको बात करूं तो आपने बिल्कुल, आई थिंक द ईयर व्हेन आई जॉइंड रियल एस्टेट वाज 2012. I started from an institution, thankfully, with an institution which embraces the women culture, which हम्म. was Godrej Property, if I may say. I think they embrace that culture of womanhood. I think the whole policies जो भी आपकी बनाई गई हैं, वो सारी जो policies थी, वो बहुत women centric थी. लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, आई थिंक जब आप काम करते हो तो इट इज वेरी इजी. आपको आप बिकॉज आप किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रीम में चल रहे हो, आप टीम के एक मेंबर हो. बट किशन जी, ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं तो जब आप जैसे जैसे लैडर्स ऊपर जाते हो और जब आप टीम हम्म. मैनेजमेंट रोल्स में आते हो, तो कहीं ना कहीं एक मेल और फीमेल का फर्क आपको समझ में आने लगता है. पॉसिबली हम्म. तब अगर कोई एक चीज आपको सपोर्ट करती है तो वो सिर्फ आपकी नॉलेज है, क्योंकि अगर आप नॉलेज नहीं रखते हैं तो शायद वहां उस जगह आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं. बट अगर आपको सब रेलिवेंट नॉलेज है, तब आपको टीम सुनना चाहती है, शायद आपका मानना चाहती है. बट फिर भी चैलेंजेस बने रहते हैं, क्योंकि जब आप लीडरशिप पोजीशंस पे जाते हैं, आपकी टीम में कई सारे मेल मेंबर्स होते हैं जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं. एंड while definitely people like you who want to embrace women's and highlight women's in a right scenario, there are also kind of male who, despite of knowing this thing that women को आज knowledge है
शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, या वो आज एक प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी में है, कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाता है। वो इसलिए दबा दिया जाता है बिकॉज उसको कहीं ना कहीं, जैसे हमें सो कॉल्ड हमारी इंडियन सोसाइटी में हमेशा बताया जाता है दैट एक मेल हमेशा सुपीरियर और एक फीमेल हमेशा एक अलग रोल, एक रोल में देखी जाती है। आई थिंक वो इतना इनबिल्ड है हमारी फैमिलीज में, और स्पेशली मैं बोलूंगी नॉट इन द जनरेशन ऑफ 2000 बट 2000 से पहले वाली जनरेशन में इतना ज्यादा एम्ब्रेस्ड है दैट कहीं ना कहीं वुमेन्स ये बहुत चैलेंज फेस करती हैं। आज जब टीम को लीड करती हैं तो टीम में जो इंडिविजुअल ये मेंस होंगे, या आपको मैं अगर बोलूं तो एक कैटेगरी नए लड़के होंगे, वो आपको आपका बोलना शायद एक पर्टिकुलर ईगो में लेंगे। शायद वो वही चीज अगर कोई एक मेल पर्सन बोलेगा तो वो शायद उतना बुरा नहीं मांगेंगे, बट अगर कोई फीमेल चीज बोलती है, आई मीन ये चीज अगर मैं आपको बताऊं किशन जी, तो ये सिर्फ एक एम्प्लॉयर में नहीं है या एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, इवन द पीपल हु यू मैनेज एट होम, मे बी योर ड्राइवर, मे बी सम पीपल हु आर देयर, आई थिंक ये हमारी सोसाइटी में बहुत इम्ब्रेस्ड है ये चीज। सो हाँ, जी ये हाँ। पर्टिकुलर चीजों में आई थिंक वाज ऑलवेज अ चैलेंज। मे बी एट दैट इज द रीजन किशन जी, अगर मैं इसको सम अप करूं तो आज अगर आप देखेंगे तो आपकी जितनी भी फीमेल की आई वुड से मैन पावर है, वो आपको या तो लोअर एंड पे मिलेगी या फिर आपको मिडिल लेवल पे मिलेगी। मिडिल लेवल के ऊपर जाने में जैसे बोलते हैं ना कि एक देयर इज अ फिल्टर व्हिच हैज कम अप एंड यू विल ओनली सी 5% women's who have actually come to that particular level where they are leading teams or making their own career or more own entrepreneurship. So I would like to Yeah. sum up this. I very nicely put, Nidhi ji. I this reminds me of an incident. We have always encouraged women employees with us also, and I remember we have a very able person, Geeta Chabria, her name is, and जी, she is with us since 99 2000, करीबन जी, 24-25 साल से. जी, Now, when she joined, this was a field mainly dominated by male. ये सोसाइटी रियल एस्टेट कैसे करेंगे, कैसे क्लाइंट्स को दिखाएंगे, किस तरह जाएंगे, तब गाड़ियां फोर व्हीलर्स कम हुआ करती थी, टू व्हीलर्स होती थी. सो लॉट ऑफ लेक्विनाज वर देयर. And around 2003 2004, since I'm in Pune, we had this ITB sector coming in big time. और पूना का थोड़ा बूम वाला पीरियड शुरू हुआ था. Now we had some developers. So I am basically doing lands personally, and she would do the remaining things like residential, commercial, leasing, वगैरह. So there was a developer coming from a group coming from Lucknow, and land दिखानी थी. Everything was shortlisted, decided. And जिस दिन वो आ रहे थे उस दिन unfortunately there's something else which came up, and that was more important. I had to be there. So I told Geeta, can you do this? Just take my car. आप इनको their guests, they're coming only for us. आप उनको ये 4 जगह दिखा दीजिए, and then later part of the afternoon I'll join you. So when I told these guys that my associate, she will show it to you, आपको दिखा देंगी, and then हम लोग will get together. So they were little, उनको लगा कोई मेल आएगा. When a female goes, she drives a car and she is showing them land. They were they were all dumbstruck. absolutely, लैंड दिखाने के लिए. सो शाम को आने के बाद तो वो तो वैसे ही उनके वॉइस उड़े हुए थे होश. बोले भाई ये पूना तो बहुत अलग चीज़ है. यहाँ तो हमने तो पहले कभी वुमेन ब्रोकर देखी नहीं है हमारे यहाँ. यहाँ तो वो भी है और उसमें वो लैंड दिखा रही है, गाड़ी भी ड्राइव कर रही है. correct, correct, So absolutely. that is the times that we have seen, and people from a certain state commenting. But I'm sure things have moved forward. अब जो आप बोल रहे हैं कि केवल 5-10% लेडीज ही हैं जो मिडिल से हाई लेवल जा रही हैं या वहाँ काम कर रही हैं. आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. ये सीलिंग हैज़ बिन ब्रोकन, और आहिस्ता आहिस्ता इक्वालिटी जो हम हमेशा चाहते हैं, देख भी रहे हैं, आई एम श्योर ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, एंड थिंग्स वुड हैपन. ओनली विमेन डू नॉट नीड टू गिव अप. उनको परस्यू करना ही है और हासिल करना ही है. दैट इज आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली, women does not have to give up. I think that is the punchline. Yeah. So, women in real estate, do you think the real estate industry is ready for this paradigm shift? Because you reached a particular level at early age of your life, या कुछ और women होंगी who would be lucky. But आज जो नई entrants हैं, आज जो real estate का market इतना खुल रहा है, लोग इसमें आगे आ रहे हैं,
तो क्या आपको ये लगता है कि हमारा मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट इज रेडी फॉर दिस शिफ्ट? ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, स्पेशली रियल एस्टेट के लिए। किशन जी, ये शिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है, मैं अगर आपको सच बताऊं तो। जैसे आपने हम्म, देखा है, आज रियल एस्टेट में प्रॉपर कॉलेजेस हैं, प्रॉपर कोर्सेज हैं, जहां पर रियल एस्टेट आज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है। देर आर मास्टर प्रोग्राम्स इन रियल एस्टेट टुडे विच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। इसके हम्म, अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये पैराडिम शिफ्ट सिर्फ एक तरफ से नहीं हो सकती है, ये बेसिकली दो दो तरफ से होना बहुत जरूरी है। एक, डेफिनेटली जो ये पूरा सेक्टर है, देयर हैज टू बी अ सेक्टोरियल चेंज, जहां पर हम वुमेन्स को एक पर्टिकुलर रोल में रियल एस्टेट में हम देखना चालू करें, चाहे वो सीईओ रोल्स हैं, चाहे सीएमडी रोल्स हैं, या फिर हम्म, वो टॉप ब्रोकर रोल्स हैं, या फिर ऐसे कुछ रोल्स हैं जहां पर मे बी लेट नाइट रिक्वायर्ड है, लैंड, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जो अभी, आई थिंक उसी हम्म, तरह से काफी सारे लैंड रिलेटेड चीजों पे इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि कोई अगर कोई लैंड रिलेटेड चीज है। पर इससे ज्यादा जरूरी किशन जी, मैं बोलना चाहूंगी दैट इससे सबसे ज्यादा जरूरी है खुद फीमेल्स के अंदर, उनके माइंड के अंदर एक पैराडिम शिफ्ट। मैंने एक हम्म, चीज देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई थिंक आज 25 साल हो गए मुझे करियर में, और ये हम्म, 25 साल में कई बार मेरे सामने ये सिचुएशंस आई जहां पर मुझे गिव अप कर देना चाहिए था। कई बार ये हम्म, सिचुएशंस आई जहां पर मेंटली, कभी फिजिकली, कभी फैमिली वाइज, देयर वर गुड रीजंस फॉर मी टू शिफ्ट एंड क्विट द करियर। बट आई थिंक सबसे बड़ा पैराडिम शिफ्ट हमको ये लाना पड़ेगा अपने माइंड में कि अब हमको एज फीमेल्स ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि हम फीमेल हैं तो हमको दो हम्म, बैटल रन करने हैं, एक घर का और एक ऑफिस का। हमें ये सोचना बंद कर देना पड़ेगा कि हम धूप में जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, या हम हम्म, कोई लैंड नहीं दिखा सकते हैं, या हम कोई लेट नाइट किसी के साथ डिनर पे नहीं जा सकते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक डील चल रही है, और ये हम्म, अच्छा नहीं माना जाएगा सोसाइटी की तरफ से कि आप एक लेट नाइट एक डिनर पे गए हैं, और स्पेशली अगर वाइन एंड चीज डिनर हो तो वो गलत है। तो ये हम्म, पैराडिम शिफ्ट, अगर आज कोई एक ब्रोकर है और अगर कोई बहुत बड़ी डील है, तो किशन जी आप भी ये चीज मानेंगे और मैं भी ये चीज मानूंगी कि सिर्फ ऑफिसेज में ये डील नहीं होती है। सही आपको बात है। पूरे एक फैमिली की तरह समझने के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, या जो जिसको आपको मिलाना है, एक आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चाहिए होती है। जब तक दो लोग, चाहे वो बाहर का समाज हो या हम खुद इंटरनली, हम एज फीमेल्स उस पर्टिकुलर चीज को एक प्रोफेशनल एंगल से जब तक हम देखना नहीं चाहते हैं, जब तक हमारे दिमाग में ये टैबू है कि किसी के साथ अगर रात के 10 बजे अगर आपको डिनर करना है और अगर वाइन और चीज डिनर है तो ये खराब है, चाहे वो आप में आपके फैमिली में के वाले हो या आपके इन-लॉज हो या आपके फ्रेंड सर्कल हो, जब तक इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे ये पैराडिम शिफ्ट आना बहुत 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 डिफिकल्ट है। हाउएवर, लास्ट पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहूंगी किशन जी, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो ग्लोबल सेक्टर है। ये इंडिया तक कन्फाइंड नहीं है। आज दुबई में भी रियल एस्टेट सेक्टर है, आज यूके में भी बहुत बड़ा सेक्टर है, यूएस हम्म, में भी है, और कहीं कहीं ना कहीं हर एक वर्ल्ड में ये सेक्टर एग्जिस्ट करता है। जब ये वाली इतनी बड़ी शिफ्ट वहां आ सकती है, दैट आज फीमेल ब्रोकर्स इनफैक्ट आर मोर सक्सेसफुल देन आर मेल ब्रोकर्स। व्हाई नॉट हमारा इंडिया ये चीज एक्सेप्ट करता है कि अगर एक फीमेल एक अगर मेल के साथ कहीं पर अगर कोई वाइन एंड चीज डिनर पे जाना पड़ता है, या अगर मान लीजिए कोई आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाए, या से फॉर एग्जांपल अगर लेट नाइट ऑफिस में करना पड़ जाए, हम्म, वो चीज खराब नहीं है। वो एक प्रोटोकॉल है, जब तक आप अपना डिसिप्लिन और अपने एथिक्स मेंटेन करते हैं। एब्सोल्युटली, वेरी करेक्ट, वेरी राइटली सेड। या इसके लिए निधि जी और क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि इन चीजों को बढ़ावा मिले और मोर एंड मोर फीमेल कैन जॉइन दिस सेक्टर कंफर्टेबली? किशन जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, और आज आपका और मेरा डिस्कशन जो मैं कर रही हूँ ये एब्सोल्युटली मैं डेफिनेटली एक मीन्स मानती हूँ टू रीच आउट टू लॉट ऑफ फीमेल्स हु वांट टू कम इन दैट पर्टिकुलर रिगर ऑफ लाइफ वेयर वो कुछ कर सकती हैं। आज उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, आज उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स है कि वो एक कन्विंस कर सकती है। एक फीमेल को हमेशा एक सॉफ्टवेयर एंगल माना गया है, जहां पर वो इमोशनली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी इस पर्टिकुलर उसमें दैट नंबर वन, आप सबसे पहले अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, जो कि पहला पॉइंट होता है।
सिर्फ क्योंकि आप एक फीमेल हैं और प्रोबेबली आप रियल एस्टेट में आना चाहती हैं, और इस चीज को कभी भी आप ग्रांटेड मत लीजिए। आपको सबसे पहली चीज, आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज एक मेल मेंबर की तरह करनी पड़ेगी, और मैं कहीं ना कहीं ये चीज मानती हूँ बहुत स्ट्रांगली कि होती भी है। आई थिंक ये ऑर्गेनिकली हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पर दोनों एक साथ नर्चर होते हैं। बट कई फीमेल्स इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को कि रोज ऑफिस आना है, बैठना है, काम करना है, घर जाना है, फिर हमको घर के काम करना है। आई थिंक कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली पॉइंट नंबर वन, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे वो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, हम्म। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, ऑन जॉब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कभी भी मौका मिले कि अब अगर आप किसी से कुछ सीख सकते हैं, अगर कोई आपके बॉस हो, सबॉर्डिनेट्स हो, आपके कलीग्स हो, आप जिनको हायर करते हैं वो लोग हो, इनफैक्ट दैट इज अ वेरी वेरी गुड मीन्स ऑफ लर्निंग। आपके खुद के एम्प्लॉयज जो हो, अगर आप उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेपन है आज जो आपको आउटर मार्केट में और आउटर वर्ल्ड में स्टैंड अप करेगा। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज बैलेंस। ये कुदरत का नियम है जो है, और उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते कि एक फीमेल को घर भी संभालना है और हम्म। आपका आउटर वर्ल्ड भी संभालना है। इसको मैनेज करने के लिए देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच अ फीमेल हैज टू मैनेज, एंड देर इज नो हार्म, absolutely no harm in having some kind of income concentrated towards giving you a helping hand। चाहे वो आपको घर में अगर हेल्पिंग हैंड रखना है क्योंकि आपको बाहर निकलना है, ये कुछ भी बात खराब नहीं है कि अगर आज सुबह आप खाना नहीं बना सकते हैं और आपने कोई कुक रखा है और कुछ किया है, अगर मैं आपको बहुत इंटरपर्सनल बताऊं तो। सेकंड, मैं चाहूंगी फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एंगल, आई वुड वांट टू इनकरेज कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस कोई भी अगर फोरम होती है या कहीं पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर दे कैन लीड, आई थिंक ये हमको एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमको वुमेन एम्प्लॉयज को थोड़ी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जहां पर वो भी अपने शेल से बाहर आ सकती हैं। कुछ ऐसे जॉब्स जहां पर वो से फॉर एग्जांपल अगर कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ ट्रैवलिंग जॉब्स हैं जो कि हम्म। बाहर कर दिए जाते हैं, दैट नहीं, इसमें हमको टू एंड फ्रो मूवमेंट वाला कोई पर्सन चाहिए, सो प्रोबेबली ये रोल मेल के लिए ज्यादा बेटर है। आई थिंक वो रिस्ट्रिक्शंस करना हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी फीमेल ने ये पर्टिकुलर जॉब्स लिए हैं या वो पर्टिकुलर जॉब्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं और उसने कॉन्शियसली लिए हैं, तो वो प्रिपेयर्ड है इन सब चीजों के लिए। तो मैं कहीं ना हम्म। कहीं बोलना चाहूंगी किशन जी, हमें कोई भेदभाव नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमको एक ओपन आर्म से एक फीमेल को एक्सेप्ट करना चाहिए द वे शी इज। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो कहीं मिस्टेक्स करे, बिकॉज वो हम लोग सब करते हैं मिस्टेक्स। सो दिस इज बिल्कुल। माय दिस इज माय सबमिशन दैट कहीं ना कहीं ये मानना कि कोई जॉब्स एक फीमेल के लिए है, कोई एक फीमेल के लिए नहीं है, या इतना ट्रैवल करना सही है या इतना ट्रैवल करना सही नहीं है, आई थिंक दैट शुड बी, इट्स जस्ट द मेंटल हेल्थ व्हिच नीड्स टू कम इनटू प्ले। आई एग्री विथ यू निधि जी। ये मैंने देखा है, जो हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स है, यूएस की एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंडर में, जिसके एफिलिएशन से हमारी एनएआर इंडिया बनी हुई है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया। सो एनएआर यूएस के कन्वेंशन में हम गए थे। एवरी ईयर उनका कन्वेंशन होता है। अब तो इंडिया में भी पिछले 15-16 साल से हम कर रहे हैं। वहाँ पर करीबन 30 से 35 हजार मेंबर्स या ब्रोकर्स एक जगह आते हैं। अलग अलग ब्रेकअवे सेशंस होते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट एंड वी विटनेस्ड इन अराउंड 2008 टू सी कि क्या होता है। इतना बड़ा सम्मेलन होता है, कन्वेंशन होता है, इतने लोग, और उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा विमेन भी थी, फीमेल्स भी जी थी। तो वहां जी, पर ये बहुत पहले से सीन है दैट रियल एस्टेट में विमेन आर दे एक्सेलिंग, दे आर डूइंग वेरी वेल। कई तो एब्सोल्युटली, बिजनेस ओनर्स भी विमेन थी और उनके एम्प्लॉयज मेल थे। वहाँ ऐसी सीन ऑलरेडी है। तो आई एम श्योर बिल्कुल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो विमेन है उनको भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। जैसे आपने बताया, दे शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, दे शुड कम फोर्थ। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी उनको लेनी पड़ेगी किसी भी तरह। बिल्कुल ओनली देन दे विल बी बिल्कुल, एबल टू गो फॉरवर्ड ऑन दिस। आई एम श्योर एब्सोल्युटली। अबाउट। किशन जी, इसमें एक चीज मैं लास्ट ऐड जरूर करूंगी, एंड आपको मेरे ख्याल से इतना एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, तो आई जी। एम श्योर ये आप मेरे से अग्री करेंगे। वर्नाकुलरली हमारे यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो आती है फीमेल्स को, वो है दैट आज भी हमारे जो लैंड डीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ फार्मर्स हैं, कुछ वर्नाकुलर लोग हैं मार्केट में, जिनके हाथ में ये सारे लैंड पार्सल्स हैं, या आई वुड हम्म। से
बहुत ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हमारी जो जनरेशन मानी जाती थी, एल्डरली जनरेशन मानी जाती थी, आज भी उनके पास है। कहीं न कहीं उन्होंने जो फीमेल्स को अपने टाइम में देखा है, से अब मैं अब वो फार्मर्स की बात कर रही हूँ, मैं वो जी, लैंड ओनर्स की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत छोटे-छोटे टाउन से हैं, बट उनके बहुत सारे लैंड पार्सल्स हैं। या मैं वो जी, डेवलपर की क्यों ना बात कर दूँ, इस टाइम पे, जो कि जिनके लैंड पार्सल्स उनके बाप-दादा के टाइम के थे, उनके ग्रैंडसन्स आज उनमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो एक जो जनरेशन है जिन्होंने फीमेल्स को सिर्फ़ घर में ही देखा है, आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है एक फीमेल को, बिकॉज़ वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। कहीं न कहीं वो एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं कि आज ये जो लड़की है वो एजुकेटेड है, टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ी हो सकती है और शायद वो कैपेबिलिटी रखती है वो वो चीज़ करने के। तो कहीं न कहीं एक वो फैक्टर कहीं ज़रूर मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, यू नो? yeah, I 100% agree. I know of a few females in Pune who are doing lands very well. They are friends of mine यस। और वो काफ़ी अच्छा काम करती है। पहले-पहले तो मैं भी थोड़ा हैरान था कि आपने लैंड का क्यों चुना? यू आर स्पेशलाइजिंग इन लैंड्स बट दे आर टेरर्स। वो बोलते हैं, "यस, वी लव डूइंग लैंड्स" एंड यस, सो यस, आई एम श्योर। अमेजिंग, अमेजिंग। उनकी जो एनर्जी है, उनके साथ जब जब आप रहते हो, व्हेन यू नो they have so much of knowledge about land. It's fabulous to be with एब्सोल्युटली। them. Yeah, I'm sure over a period of time ये सारा मोल्ड टूटेगा और ज्यादा में ज्यादा लोग आप इसमें देखेंगे फ्रॉम द फीमेल साइड. बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, निधि जी, you are also dealing with overseas जी। प्रॉपर्टीज. उसमें प्रॉपर्टीज भी हैं, कई आपके क्लाइंट्स भी ओवरसीज हैं. सो हाउ डज दैट वर्क? आप किस तरह, बिकॉज इंडिया का रियल एस्टेट करते करते आपने ये नया एक सेगमेंट अपने लिए चुना है या किया. दिस ऑल्सो इज लिटिल अमेजिंग, सो कैन यू टेल अस अबाउट दिस? श्योर। सो किशन जी, रियल एस्टेट एक पैशन है मेरे लिए, एंड थैंकफुली विद ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव वर्क विद, आई हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैंने हाँ, पूरा दुनिया ट्रैवल की, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आई दैट एक सेल्स वाले की जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कांस्टेंट लर्निंग, एंड सेकंड है वो जिस तरह के लोगों से मिलता है। सेल्स का कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है कि आज से फॉर एग्जांपल हमने एक तरह की सेल कर ली, फिर हमने दूसरी तरह की, तीसरी तरह की। आई थिंक दो तीन चीजों में वो अपग्रेड होता है। नंबर वन है जो जिस तरह के लोगों को मिलता है और जिस तरह की उनको काउंसलिंग दे पाता है, जिस नॉलेज के साथ दे पाता है। और सेकंड था वो जिस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर पाता है। तो मुझे कहीं न कहीं किशन जी ये लगा जब मैंने 2021 में मैंने अपनी जब एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट की, दैट यूएई एक बहुत बड़ा मार्केट है, एंड कहीं न कहीं ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये पता चले कि आज दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है और हम बेसिकली हम क्यों नहीं अपनी ज्योग्राफीज़ एक्सपैंड करके वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनिटली मैं आपसे एग्री करूँगी, ये इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ें धीरे-धीरे आपके साथ होती जाती हैं और आप उनको एम्ब्रेस करते जाते हो, अपॉर्च्युनिटी लेते जाते हो। बट कहीं न कहीं एक फ़ियर होता है एक दूसरी कंट्री में जाके अपनी ऑर्गनाइज़ेशन, और जब मैंने ये ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट की थी, तब कोई भी इंडियन ब्रोकर डेडिकेटेडली कोई भी फॉरेन प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द आईपीसीज़, आईटीसीज़ के पास मीन्स है, रिसोर्सेज़ हैं, बट आपको एक जब छोटे से कैपिटल के साथ एक कंपनी एक दूसरे शहर में और आई वुड से कंट्री में जाना पड़ता है, वहाँ का ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, वहाँ के बायलॉज़ आपको समझने पड़ते हैं। ये भी आपको समझना पड़ता है कि वहाँ पर आप जिससे डील कर रहे हो, वो कोई इंडियन नहीं है, वो चाइनीज़ हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, इमराती हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आई थिंक आई वाज़ इन लव विद द प्रोडक्ट्स। मुझे कहीं न कहीं एक पैशन था। मुझे रियल एस्टेट इसलिए पसंद है बिकॉज़ वो जो 2 एंड है, एक राइट प्रोडक्ट और राइट कस्टमर, उन दोनों का जो मैरिज करवाने वाला जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज़ माय पैशन। तो मुझे कहीं न कहीं ये बात समझ में आई दैट आज हमारे इंडियंस जो हैं, वो डेफिनिटली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया इज़ डूइंग प्रीटी वेल, बट देयर इज़ अ वेरी, वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, एक बहुत डिफरेंट दुनिया है जहाँ पर एक अलग लेवल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और शायद उनकी रेंज उतनी ही अफोर्डेबल है जितनी इंडिया में। शायद 1 करोड़, 2 करोड़ में आज वहाँ पर भी घर मिलते हैं। पर उसका कुछ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरियाज़ डिफरेंट है।
आज उनको गोल्डन वीजा मिलते हैं या फिर उनको फिक्स्ड आरओआई रिटर्न्स अगर मिलते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे एजुकेट करना चाहिए यहाँ पर इंडिया में इंडियंस को, और वहां यहाँ के लोगों को बाहर इन्वेस्ट करवाने का एक पाथ लेना चाहिए। धीरे धीरे हमने ये कंपनी चालू की थी जब वी ओनली हैड अबाउट 2 people। टुडे देयर इज अ साइजेबल टीम ऑफ पीपल, और हमने मोर देन 150 180 करोड़ का इन्वेंट्री सेल ऑफ की है इन ऑल द ऑल दिस टाइम। एंड मुझे बहुत प्रेशर आया कि आप एनआरआईज की इंडियन सेलिंग करें, बट आई वॉज वेरी अफर्म अबाउट दिस फैक्ट दैट आई थिंक ये कंपनी जो मैंने बनाई है दैट वॉज ओनली एंड ओनली फॉर अ पैशन ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स, सेलिंग इट टू ऑल द मार्केट्स, वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। सो किशन जी, आई थिंक ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी, और बहुत खुशी होती है आज मुझे देखते हुए कि जो इनिशिएटिव मैंने लिया था आज से 2-3 साल पहले ये कंपनी बनाने का, आज ऐसे बहुत से ब्रोकर्स हैं और आई वुड से चैनल पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपनी डेडिकेटेड कंपनी बनाना स्टार्ट की है। कई सारे ऐसे फॉरेन डेवलपर्स हैं जिन्होंने बॉम्बे, पुणे, दिल्ली में अपने ऑफिसेस बनाना चालू किया है। जी। जैसे मैं अब नाम लूं अगर डैन्यूब का, डैन्यूब हैज बीन अ ग्रेट supporter. With that kind of a business churn, with that kind of a philosophy, I think I have got immense amount of support from developers of UAE. They have started investing in us. They have started investing in our shows. So I कहीं ना कहीं ये जर्नी बनती ही जा रही है, जैसे बोलते हैं ना कारवां बनता जाता है, तो ये बनता जा जर्नी रहा भी कहीं ना कहीं बनती जाती है। एंड आई थिंक आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी। So, talking about UAE or Dubai, because Dubai leads the UAE market. Now, इसमें how do you find the difference between Dubai and India dealing wise in real estate? क्या फर्क आपको महसूस होता है? A lot of difference, किशन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में जब हम सेल करते हैं तो हम प्रोडक्ट पहले सेल करते हैं, दैट इज हम्म, कि आपकी लोकेशन क्या है, आप किस तरह के वेरिएशन में लेना चाहते हैं, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, हम्म, आपको हम्म, कितना पैसा देना पड़ेगा। बट एक्चुअली दुबई सेल करते टाइम हम कभी भी प्रोडक्ट की बात करते ही नहीं है। हम चालू करते हैं सबसे पहले उनको फाइनेंशियल एंगल से। आज आज हम जब भी एक इन्वेस्टर का मनी इन्वेस्ट करवाते हैं तो हमारे लिए वो जर्नी खत्म नहीं होती जब हम उसको एक फ्लैट दे दें। इनफैक्ट वहां से हमारी जर्नी चालू होती है, बिकॉज हम उसका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। इसमें सबसे हम्म, बड़ा फर्क ये है दैट आपको, आप जब जब आप इंटरनेशनल ब्रोकर बनते हैं तो आपको उस कंपनी के और उस कंट्री के सारे कंप्लायंसेस आपको पता होना चाहिए। हम्म, उसके टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन, मनी ट्रांसफर, बैंकिंग रेगुलेशन, वीजा रेगुलेशन, आपको जब तक ये चीज पता ना हो। इनफैक्ट ये मेरा दिस इज माय रिक्वेस्ट आल्सो टू ऑल द पीपल हु आर देयर, दैट अपने इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट उनको सेल ना करें, उनको सबसे पहले वो किस रिस्क में एंटर हो रहे हैं और उसके मिटिगेशन प्लान्स क्या हैं, वो आपको पहले समझना जरूरी होता है। तो किशन जी, सबसे बड़ा एंगल ये है कि आज जब अपन इंडिया में सेल करते हैं तो इंडियन को उसके टैक्सेशन लॉ या प्रॉपर्टी टैक्सेशन लॉज या कैपिटल गेन लॉज उसको पता होते हैं। एटलीस्ट मैं बोलूंगी 80% लोगों को तो पता होते हैं कि ये सब रेगुलेशंस हैं। बट जब हम कोई भी इन्वेस्टर का पैसा फॉरेन में इन्वेस्ट कराते हैं तो सबसे पहले हम्म, हमारी सेलिंग चालू होती है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि आप किस चीज में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको टैक्सेशन के क्या लॉ है, अगर टैक्सेशन है, यूएई गवर्नमेंट आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किस तरह से आपको दी जाएगी, क्या ये फ्री होल्ड दी जाएगी या लीज होल्ड दी जाएगी, अगर लीज होल्ड है तो उसके बायलॉज क्या हैं, क्या ये मनी देने के बाद आप एलिजिबल हैं कोई तरह की रेसिडेंसी के, वो रेसिडेंसी के लॉज क्या हैं। सेकंड पॉइंट प्रोस्पेक्टिव जो हम उनको देते हैं वो है यूएई का पूरा मैप और ग्रोथ प्लान। ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो ज्योग्राफिकली वो मैप पूरा पता हो कि आप 1% का इन्वेस्टमेंट अगर कोई एरिया में करवा रहे हैं तो वो क्यों करवा रहे हैं और वो किस चीज में एंटर हो रहा है। और उसके बाद लास्ट में आता है प्रोडक्ट और उसके पास उसको क्लोज करने का तरीका। तो बेसिकली किशन जी, ये बहुत ही डिफरेंट सेलिंग है ऑल टुगेदर। इसमें मैं आपको हम्म। बोलूंगी वी सेल मोर लाइक अ वेल्थ मैनेजर रादर देन रियल एस्टेट एजेंट्स। I agree. I agree. Yeah. Because I think इसमें बहुत लोगों का नजरिया इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होता है बजाय कि रहने के. So that is also बिल्कुल, one of the reasons for this. दिस इज एग्जैक्टली द रीजन, दैट इज Yeah. एग्जैक्टली द रीजन जो जहां पर एजुकेशन बहुत मैटर करती है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर। आप इस दुबई को एक मार्केट समझ रहे हैं, शेयर मार्केट समझ रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे और 6 महीने में पैसा निकालेंगे और शायद आपको 20-22% रिटर्न मिलेंगे। तो उनको एजुकेट करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी एक Hmm. चर्न है, एरियाज हैं, लोकेलिटीज हैं,
इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, एंट्री पॉइंट बहुत जरूरी है कोई भी प्रॉपर्टी में। हम्म, वही एक्सपेक्टेशन हम डेवलपर्स से भी बात करते हैं। कई डेवलपर्स हमारे पास, इनफैक्ट मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है इंडिया के हिसाब से किस तरह के प्रोडक्ट्स, पेमेंट प्लान्स बनाने हैं। काफी सारी रिकमेंडेशन काफी सारे डेवलपर्स को हमने दी है कि दिस इज हाउ एन इंडियन कंसिडर एन इन्वेस्टमेंट टू बी व्हेन इट कम्स टू फॉरेन लैंड्स। सो या किशन जी, काफी काफी डिफरेंट है, ये काफी डिफरेंट है। Amazing. Maybe someday we make a separate video on this particular subject. It will be a I would love subject in to. itself. Uh, I would love to be a part of it. sure. Okay. How's you've been a major part of Indian real estate also, your company, you guys been working for a long time now. How do you think the Indian real estate is looking, especially after the best of talent? जैसे ISB, IIM, IIT से काफी लोग अब इसमें रियल एस्टेट में भी एंटर करना चाहते हैं बिकॉज दे फील दिस इज द फील्ड दैट हैज लॉट ऑफ स्कोप एंड फ्यूचर. तो आपको क्या लगता है किस तरह ये मार्केट अभी दिख रहा है आपको फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? किशन जी, बहुत बहुत पॉजिटिव मार्केट है। आई थिंक सबसे पहले तो आपने जैसे फर्स्ट लाइन ही बोली दैट बहुत सारे लोग आईआईटी आईएम्स में से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप मेरे साथ अग्री करेंगे, सिर्फ जॉब्स के लिए एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं बट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि कई सारी आईटी बेस्ड वेबसाइट्स बनी हैं, आप देखेंगे कई सारे मॉडल्स बने हैं। आई डोंट वांट टू नेम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एनी पर्टिकुलर मॉडल, बट आई थिंक काफी सारे ऐसे इनोवेटिव मॉडल्स बने हैं जहां पर रियल एस्टेट में एक हम डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट के साथ रियल एस्टेट हमने सेल किया है। और शायद वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वही आईआईटी आईएम्स बेस, और आई वुड से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एनी अदर इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली आईआईटी आईएम्स बट काफी सारे ऐसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ही ये बच्चे आए हैं जहां पर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। तो रियल एस्टेट अभी एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड फील्ड मेरे ख्याल से उभर कर आ रही है, एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग आई वुड से एक्ट्स लाइक रेरा, दैट ये इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर अब माना जा रहा है जहां पर देयर इज अ पर्टिकुलर बाय लॉज। आई थिंक ये लॉ वाज मच अवेटेड कृष्ण जी, बिकॉज जब तक ये लॉ नहीं आता शायद कोई भी इस सेक्टर को नहीं देख पाता फ्रॉम अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंगल। आज ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, वो एम्प्लॉई हो या फिर वो कस्टमर हो। आज हम जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पर्टिकुलर सेक्टर को ड्राइव करते हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन में बात करूं या डेवलपमेंट में बात करूं या आगे बढ़कर अगर कोई भी सीआरएम सेल्स की मैं बात करूं, तो देयर इज अ पर्टिकुलर गाइडलाइंस व्हिच हैज बीन गिवन टू ऑल द पीपल। इट इज बिकॉज ऑफ दैट गाइडलाइंस दैट आज more and more individual wants to come in this sector. It's a very rewarding sector because of the salary structures, I would say. बहुत अच्छे सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आज आप एक पर्टिकुलर लेवल पे इनको स्टडी कर सकते हैं इस सेक्टर को, और खुद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इफ यू हैपन टू से, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट लोग 10-12 साल काम करते हैं, इस सेक्टर को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप में माइग्रेट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर आपको विंग्स देता है, नॉट ओनली फ्रॉम अ एंगल दैट आप बहुत सीखते हैं, आप बहुत अर्न करते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज कि आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप का चांस मिलता है इसमें। So, as you rightly said, many people have come out of these institutions. हम लोग IIM, IIT, ISB इनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये they are some of the leading institutions. But there are a whole Exactly. lot of other management institutions जहाँ से भी लोग आते हैं, they have done exceedingly well. Exceedingly. PropTech is something which is order of the day. इन लोगों ने अपना सारा expertise use करके अपना real estate का experience उसमें डाल के और PropTech बनाया है, जिसके वजह से अब वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं बिजनेस के। और जो आप नेम नहीं करना चाहती, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं वो आर डूइंग वेल। कुछ फेल भी होते हैं स्टार्टअप के बाद में, कुछ अच्छा भी करते हैं। हम लोग यूजुअली अच्छे याद रह जाते हैं, पीपल पोर्टल्स विच आर सक्सेसफुल याद रह जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो लोग भूल जाते हैं। बट बिल्कुल आपको बिल्कुल। क्या लगता है ये जो पोर्टल्स काम कर रहे हैं या जो प्रॉपटेक अभी आया है, ये इसने डिस्टर्ब किया है रियल एस्टेट के इंडस्ट्री को? क्योंकि पहले जो ये बेचा जाता था रियल एस्टेट, इट वाज एन इमोशनल सेल। एक फैमिली राइट। खरीदती थी, ब्रोकर वुड एस्टैब्लिश एन कॉन्टैक्ट विद देम, फैमिली के साथ एक कनेक्ट बनता था, उसके बाद में जाके वो प्रोडक्ट लिया जाता था, अपार्टमेंट या घर लिया जाता था। अब ये प्रॉपटेक में ये वॉल्यूम्स से काम हो रहा है। जैसे पहले रिवॉल्वर से एक-एक गोली चलती थी, अब AK-47 से बहुत सारी गोलियां चलती है एक टाइम में।
So, what do you think? This disruption, is it good for the market? Is it bad for the health of real estate? What do you feel? Kishan ji, I would say PropTech has revolutionized the entire concept of real estate. That Hmm. is for sure. ये चेंज होना ही था। अगर आप मुझसे माने तो ये चेंज होना ही था। अगर आप देखेंगे 2000, 2002 तक, 2005 तक भी मोबाइल फ़ोन्स इतना रेडिली यूज़ नहीं होते थे। Hmm. और क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स रेडिली यूज़ नहीं होते थे, तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी तरह की ऐप्स हों, किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। इनफैक्ट वो जो पूरा साइबर वर्ल्ड है, दैट वाज़ ओनली कन्फाइन्ड टू अ साइबर कैफ़े जहाँ पर लोग 5-10 मिनट के लिए जाते थे, अपनी मेल्स आई रिमेंबर दैट टाइम याहू और रेडिफ और ये सब में चैट्स होते थे और हम हाँ वापस आ जी, जाते थे। आई थिंक जी, टेक वर्ल्ड वहीं तक सीमित था। बट जी। थैंकफुली विद द टेलीकम्युनिकेशन एक्सपैंडिंग आई थिंक ये मोबाइल फ़ोन्स बने, टेक्नोलॉजीज़ बनी, बहुत सारे ऐप्स बने जहाँ पर रेडिली आज एवरी इंडिविजुअल इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट एन आंसर इन गूगल or trying to find out some answers in YouTube or probably going to certain fixed I would say इस तरह की ऐप जहां पर उसको readily पता चल जाए कि क्या है। अगर Hmm. एक एंगल से देखें किशन जी, तो इन इंफॉर्मेशंस ने एक कस्टमर को अवेयर एंड प्रोटेक्ट तो किया है, डेफिनेटली किया है। आज कोई भी इंडिविजुअल उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि उसको अच्छे से पता है हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी एंड फाइंड Hmm. आउट कि उस एरिया में क्या रेट चल रहा है, किस तरह का कंपटीशन Hmm. है, कितने लोग उसको क्या ऑफर कर रहे हैं। यार यहाँ तक कि आपका अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर घर रीसेल पे है तो उसके ऊपर के घर का क्या भाव था और किस भाव पे वो सेल किया है, यहाँ तक जी। आज टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। तो अगर आप मेरे से माने फ्रॉम अ कंज्यूमर एंगल, यस इट इज अ वेरी वेरी गुड टूल जिससे आज कंज्यूमर राइट पर्सन के पास या आई वुड से राइट सेलर के पास पहुंच सकता है, या आई वुड से सेलर बहुत अच्छे से एक कस्टमर के पास पहुंच सकता है। बट ऑन अ फ्लिप Hmm. साइड अगर हम देखें तो इसको मिसयूज भी बहुत किया जाता है कभी कभी इन टर्म्स ऑफ dissemination of information which is wrong to the market, in terms of overdoing a particular sector। जैसे आप से फॉर एग्जांपल बोलेंगे अगर रियल एस्टेट हमारा, तो आज आज रियल एस्टेट सेल्स नॉट ओनली टेलीकम्युनिकेशन सेल हो गई है, जैसे टेलीकॉलिंग आप देखें या फिर ये Hmm. पर्टिकुलर सीआरएम एप्स देखें या Hmm. ऐसा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन देखें जहां पर ऑथेंटिसिटी आज भी उनका वी कैन नॉट कैलकुलेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डील विच इज गोइंग ऑन। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसा लगता है दैट इन द लॉन्गर रन, while this is an era of more of prop tech, more of such information, more of gadgets also which are getting used, चाहे वो आप वर्चुअल रियलिटी हो, ये सब हो, Hmm. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, एक मॉड्यूलेशन होना बहुत जरूरी है, एक एक तरह का जिसको बोला जाता है कि एक इफ एंड बट एक रूल बुक होना बहुत जरूरी है, दैट व्हाट इज द रूल बुक। बिकॉज मैं इंटरनेशनल मार्केट से भी डील करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड आई डोंट अगेन वांट टू कंपेयर किशन जी। ऑफ कोर्स Hmm. हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं हमारे इंडिया Yeah. में, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अगर मैं आपको Hmm. ऑनेस्टली बताऊं, ऑलरेडी प्रॉपटेक हैज बीन रेगुलराइज्ड नाउ इन फॉरेन कंट्रीज। से फॉर Mhm. एग्जांपल, नॉट एवरीबडी कैन पोस्ट एड्स। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको घर Mhm. बेचना है तो पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ओनर से, वो घर की लिस्टिंग लेने के लिए। आपको Hmm. पहले अपने आप को रेरा पे लिस्ट करना पड़ेगा कि मैं मार्केट करना चाहता हूँ, और एट द मोस्ट सिर्फ 5 ब्रोकर एक प्रॉपर्टी को पोस्ट कर सकते हैं। Hmm. सो उसमें क्या हो गया है, तो मैं ये आपको छोटी-छोटी चीजें बता रही हूँ दैट आज फॉरेन मार्केट्स में यू कैन नॉट पोस्ट अ प्रॉपर्टी अनलेस इट इज बीन वेरिफाइड 100 टाइम्स, नॉट ओनली बाय द प्रॉपर्टी पोर्टल बट आल्सो बाय रेरा। whatever information is feeded in any of the proptech sites, they need to be verified। आपको वेरिफिकेशन उसका चाहिए बहुत सारे मीन्स से। तो जैसे मैंने आपको बताया proptech इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसको रेगुलराइज करना या आई वुड से उसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू Yeah. रेगुलेट इन द मैनर वेयर ऑलरेडी द फॉरेन कंट्रीज आर डूइंग इट नाउ। Yeah, I'm sure. What he says 100% right. वरना it is free for all kind of an thing. Regulation करेक्ट, आना बहुत जरूरी होगा. और एब्सोल्युटली, इसमें I would also think that people who are not embracing PropTech must do it now. Otherwise, they'll be flushed out because यही एब्सोल्युटली, तो future है. एब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू। proptech इज द कई लोग फ्यूचर।
इट्स द फ्यूचर। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टेक से क्या होता है, बट देन द रिजल्ट्स आर देयर, वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड, प्रॉपर्टीज कितनी बढ़ गई, आई मीन द काइंड ऑफ यूनिट्स दोज आर बीइंग सोल्ड इज माइंड ब्लोइंग। हमने कभी सोचा नहीं था पहले टाइम में कि इतना प्रोडक्ट बिक सकता है, इतने यूनिट्स बिक सकते हैं। सो द सेल्स आर अप। कौन बेच रहा है? समबडी इज सेलिंग इट फॉर श्योर। और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रॉपर्टेक के पास मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है। सो पीपल हु आर इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकिंग, they must learn this particular thing or pave way for the younger generation to do it. Otherwise, True. there's no point blocking. Absolutely, absolutely. Yeah, I think PropTech is the mantra. If used properly, it's way to go then. Absolutely. Yeah. Very correct. So, Nidhi ji, talk about success and failure. Some real life experiences आपके बताइए, जिसमें सक्सेस भी हो, फेलियर भी हो। फेलियर से हम हमेशा सीखते भी हैं। इट डजंट गो वेस्ट। उस घड़ी में Absolutely. लगता है कि नुकसान हो गया या इतना समय चला गया या पैसा चला गया, लेकिन कुछ ना कुछ वो चीज़ सिखा कर ही जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा क्या है बताइए? किशन जी, जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई थिंक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये सीखने का। और आप आगे लाइफ में तभी बढ़ते हो जब आप अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो आई वुड से आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया दैट आई थिंक जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था, इट वाज डेफिनेटली नॉट अ नेसेसिटी, इट वाज जस्ट अ चार्म फॉर मी, इट वाज जस्ट हैपेंड टू बी। But kyunki I come from a background where, I would say life has been definitely given me or testing my patience always. So, ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी किशन जी जब 2008 में when I lost my entire family in a road accident. And ओह! that's when I realized that it is very important for me to make my career because I wanted to support my family that time. एंड आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए समझना दैट लाइफ नाउ विल नॉट गिव मी अ सेकंड चांस, और हर चांस को मुझे बनाना है अपने आप में। और शायद वही एक encouragement था जो मैं करती गई। आई थिंक आई हैड two surviving mom and dad were there who survived, but other than that the entire family was lost in the road accident. After that, I think मैंने हर opportunity को embrace किया। I think when I was in Godrej, I won the Best Newcomer Award only for the aggression which I presented. I think मैं अपनी life का success सबसे ज़्यादा उस particular point को मानती हूँ। The second success point which I really embrace right now is my decision to move from probably a professional career to a entrepreneurship. बिकॉज ऑन्टरप्रिनरशिप में आज, एंड आप मानेंगे मेरी बात किशन जी, बिकॉज यू योरसेल्फ इज अ एंटरप्रेन्योर। आई थिंक एंटरप्रेन्योर अपने लिए जीना नहीं, लोगों के लिए जीना सिखाता है। आई थिंक अगर सुबह उठते हैं तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग विच वी थिंक इज नॉट अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी थिंक कि टीम क्या करेगी और टीम को आज क्या रिसोर्सेज हम दे सकते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये सिखाती है दैट आप दूसरों के लिए कैसे रह सकते हो और उसमें अपनी खुशियां कैसे ढूंढ सकते हो। प्रोबेबली एक आदमी कोई अगर खुश होता है तो वो खुशी आपकी ज्यादा बड़ी होती है रादर देन गोइंग समवेयर ईटिंग अ डिनर और बाइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो मैं वो पर्टिकुलर चीज को बहुत इम्ब्रेस करती हूँ कि आज एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे एक बहुत मेच्योर पर्सन बनाया जो शायद मैं पहले नहीं थी। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे बहुत एक पेशेंस सिखाया जो मुझ में नहीं था, बीइंग अ वेरी अग्रेसिव सेल्स पर्सन। कभी भी नहीं था इनफैक्ट, एंड देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दैट। हमारी डिमांड कॉर्पोरेट्स की ये होती है दैट सेल्स हेड्स एंड सेल्स नेशनल हेड्स शुड बी वेरी अग्रेसिव। सो आई थिंक दैट टाइम वो रिक्वायरमेंट थी। बट आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप ने स्पेसिफिकली मुझे ये बताया है दैट आपको पेशेंस, मैच्योरिटी, टीम हैंडलिंग, लोगों को किस तरह से एक एक साथ में चलना कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के, रादर देन किसी को भी आप इस तरह से आप करें कि वो सिर्फ आपके काम करने के लिए आया है। आई थिंक दैट फैमिली, एक फैमिली बना के कैसे आप साथ में आगे बढ़ सकते हैं, वो मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप ने सिखाया, एंड दैट इज माय सक्सेस पॉइंट एट दिस मोमेंट व्हिच आई वांट टू कंटिन्यू लर्निंग। आई थिंक दैट फेज फेलियर अगर मैं आपको बोलूं, एंड जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली किशन जी स्टार्टिंग में, कि कभी भी आप फेलियर से समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं इसी से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी दैट व्हेन आई स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरशिप,
दैट टाइम मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हर दिन सक्सेसफुल होना चाहिए, हर दिन एक कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए या कुछ परफॉर्म करना चाहिए, या अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर किसी ने किए हैं तो उसका आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए। बट एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे पेशेंस सिखाया। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ओनली काउंट पर्टिकुलर डे एंड एम्प्लॉय or probably my entire collaborations or partnerships in such a manner जहां पर मुझे ऐसा लगता था that हमको परफॉर्म करना चाहिए, और वो परफॉर्मेंस के लिए अगर किसी से बर्निंग ऑफ द ब्रिजेस या किसी को हर्ट भी करना पड़े तो इट इज नॉट बैड। आई थिंक दैट वाज माय फेलियर, विच शायद मैं वहां नहीं करती तो आई वुडंट हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन बिटवीन, एंड हम्म। शायद आई वुड हैव गॉन अहेड विद दोज पीपल विथ मी टुडे आल्सो। आई थिंक वो एक जर्नी का नेक्स्ट पड़ाव होता मेरा, क्योंकि शायद वो लोग मेरे साथ रहते हैं आज। बट आई थिंक जैसे बोलते हैं देर से आए दुरुस्त आए, आई थिंक दुरुस्त एक है। तो आई थिंक मैंने ये सीखा है कि लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है किशन जी। सक्सेस आगे पीछे आती रहेगी, ये लाइफ है, बट अगर लोग आपके साथ में हैं तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो आई थिंक जी। आई एम ह्यूमन लाइफ अलॉट। यस, आई 100% एग्री विथ यू, बिकॉज अकेला आदमी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, मगर अगर वो टीम साथ चलती है तो जी, सफर बड़े आसानी से कट जाता है, और यू कैन डू वॉल्यूम्स मच मच मोर मल्टीपल्स एब्सोल्युटली, देन व्हाट यू डू नाउ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या या एग्री। So, what are the ethics that you follow in your business, and what do you recommend that the viewers who are watching, there may be a lot of women who would watch this today. So, आप उनके लिए क्या बोलेंगे कि क्या टाइप के एथिक्स फॉलो किए जाने चाहिए किसी भी व्यवसाय में या बिजनेस में या प्रोफेशन में? किशन जी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा तो है ही, बट साथ में स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी आपने मुझसे पूछा है, एंड आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक हर एक पर्सन के अपने एथिक्स होते हैं, एंड आई एम श्योर किशन जी, आप इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, आप भी 10 बहुत सारे लोगों से मिले होंगे और हर हम्म। तरह के लोगों से मिले होते हैं। हम्म। मुझे मेरे लिए आई थिंक लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरी लाइफ के, आई थिंक कोर एथिक्स ही है जो आई थिंक हु हैव लेड मी सर्वाइव, एंड टुडे शेयरिंग यू ऑल दोज एथिक्स इज वन, नेवर गिव अप, जिससे हमने चालू किया था, जो आपने ही एक लाइन हम्म। बोली थी कि हम्म। विमेंस को इट शुड बी अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। आई हम्म। थिंक हर दिन कुछ ना कुछ, आई थिंक ऑन एन एवरेज वीक में अगर जो अपने 7-8 दिन होते हैं, 7-8 दिन में से 2 दिन तो आपको डेफिनिटली डिमोटिवेटेड या आपको लगेगा लाइफ में कि आई थिंक दिस हैज़ नॉट वर्क्ड या कुछ गड़बड़ हो गया है। बट हर दिन सुबह उठ के एक नया प्लान होना चाहिए लाइफ में, हर एक एंथुसियाज्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा एथिक ये है कि लाइफ में आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, आपको अपने आप ही उतनी हौसला, उतना कॉन्फिडेंस और उतना ट्रस्ट पूरे इकोसिस्टम में बना के चलना पड़ेगा, दैट आपकी एनर्जी को देख के the other people are getting driven. So first thing हम्म। is my work ethics is very simple. No matter how tough the last day was, the current and the present day has to be absolutely great and has to be a positive day, because जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक I don't think so you can ever desire to be at a successful path. और कोई आपको ये इनकरेज करने नहीं आएगा, आपको खुद उठना है और आगे बढ़ना है, be it be your family members, be it your friends, your colleagues, your partners. The second ethic which I follow in my life is, Kishanji, think very high. हम्म। Which is that अगर आपने बड़ा नहीं सोचा तो आप मिडिल और आप मिडिल रेंज का भी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। सपने देखने में तो कोई गुनाह है नहीं। सो नहीं। आई थिंक वन वन हैज टू थिंक रियली हाई। हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमारे पास कैपिटल नहीं है, या हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास आज टीम नहीं है, या हम ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये करने में तो प्रोबेबली ये बहुत बड़ी कोई लर्निंग चाहिए हमें। आई थिंक हम सब कर सकते हैं। इट इज जस्ट दैट जिस दिन हमने सोच लिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उस दिन हम कर सकते हैं। यू हैव टू हैव हाई एम्बिशंस इन लाइफ। If you have high ambitions, if you are high flowing, only then you can make your life successful. You have to start imagining that you are actually at that kind of a dream where you want to achieve. The third thing is that और ये थोड़ा मैं एज अ पर्सन ज्यादा बोलना चाहूंगी फ्रॉम अ इंडिविजुअल केस ऑफ अ वुमेन, दैट नेवर थिंक, नेवर सिंपैथाइज विद योरसेल्फ। आप सिंपैथी क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि आज आप वुमेन हैं तो आपको 2 बैटल करना है। मैंने कई बार सुना है, कई मेरी
dear female colleagues say that but हम तो एक बहुत बड़ा बैटल फाइट करके आते हैं और समझना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक बैटल है। आई थिंक ये आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपको कभी कोई फोर्स नहीं करता या नहीं कर सकता आज के टाइम पे। तो कहीं न कहीं पर द सिम्पैथी व्हिच वन हैज़ टू क्रिएट फॉर देमसेल्फ एज़ अ फीमेल, एज़ एन इंडिविजुअल और शायद एज़ अ इंडिविजुअल भी मैं बोलूँगी, फीमेल ही नहीं, बट कई बार मेल्स भी अपने आप से सिम्पैथी कर देते हैं कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स थी। मैं कई इंटरव्यूज़ लेती हूँ कई कैंडिडेट्स के एंड मैं कभी-कभी उनसे पूछती हूँ कि आपका जॉब लीव करने का रीज़न क्या था? तो दे ऑलवेज़ टेल मी इट वाज़ पर्सनल रीज़न। Now, how can a professional life be governed by a personal reason? And if the personal reason is that strong, then why are you in the professional, scenario like that? In fact, वो मुझे आप बताता है कि how strong you are mentally to handle that situation. So मेरे लिए अगर कोई individual mentally बहुत strong है, तो आप वो कभी personal reason नहीं बोल सकते हो, which gives me a highlight that ये person character wise बहुत strong है. So similarly, Kishan ji, what I feel is that there has to be no sympathy when it comes for you to make your career. And the last point which I have to say is always balance work life, because till the time you do not burn yourself out, you are just, the life is just going. The moment you mentally burn yourself out, everything stops. So कहीं ना कहीं ये छोटे से ब्रेक्स लीजिए, कहीं ना कहीं जाइए, वेकेशंस पे जाइए, sit with your friends, be good to your parents, love your near and dear ones. बहुत जरूरी है हर किसी को वो ब्रेक लेना। और आई थिंक मेरे एथिक्स ये है दैट while at one point you have to work hard, you have to give your honesty, you have to be very loyal to all the people around you, but you also need to take out some time for yourself. So these are my short ethics which I can share with you. Amazing, Nidhi ji. These are very, very strong. You've made a very strong statement about being mentally very strong, but you cannot get your personal life in profession. Very kudos to you to bring out this particular thing. I'm sure people who are watching this, not only females but even the males who are watching this, the men must also know that profession and personal they have to keep aside. उनको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा दैट दे हैव टू ओवरकम देयर पर्सनल फियर्स और प्रॉब्लम्स एंड डू नॉट गेट इन द वे ऑफ द प्रोफेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर वो ग्रोथ नहीं होगा। एक बार Absolutely. एक चांस देगा, दूसरी बार दूसरा कोई चांस देगा, तीसरे बार बोलेगा जा भाई तू चल, यू फाइंड अ Absolutely. जॉब जहाँ तुझे ये सब चीज मिले। सो वेरी वेरी Absolutely. वेरी वेरी नाइस। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम अ साइड। Okay. If you're not in real estate, what would you do? रियल एस्टेट Oh, तो आपने wow. बाय चांस आपने चुन लिया while वर्किंग विद आईसीआईसीआई और द इंश्योरेंस सेक्टर। तो अगर रियल एस्टेट में आप नहीं होते तो क्या करते? आई थिंक किशन जी, जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, आई थिंक इफ अगर मैं रियल एस्टेट में नहीं होती, आई एम श्योर आई वुड हैव बीन इन द प्रोफेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग इज व्हाट आई फील, बिकॉज एस्थेटिकली आई थिंक आई गेट वेरी इन्फ्लुएंस विद हाउ थिंग्स आर। सो आई थिंक वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आई थिंक मैं तब तक कोई भी चीज सेल नहीं करती हूँ जब तक मैं अपने आप को वो चीज सेल ना कर दूं। So I think I get very attracted to the aesthetic of a particular thing, the how the things have to be presented. तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे समझा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में होती, पक्का। ओके, सो इंटीरियर डिजाइनिंग आल्सो इज रिलेटेड विद रियल एस्टेट। तो इवेंचुअली यस, रियल एस्टेट आपको करना ही करना था। आई थिंक वो ब्लड इसी में में था। था। Yeah, it was in the blood. So, Nidhi ji, I think we have come a long way on the podcast. मुझे ये बताइए, what kind of message you would want to give to youngsters who are looking at this as a profession? उनका करियर चॉइस बनाना चाहते हैं, कई लोग अब इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए हैं, जैसे रेरा इंट्रोड्यूस किया है, जीएसटी आ गया, काफ़ी कुछ सफाई हो गई है इस सेक्टर में। अब लोगों को लगता है कि हाँ, इसमें अब रिस्पेक्ट भी मिलेगी और इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। एंड प्रॉपटेक के आने से थोड़ी सीन और चेंज हो गई है। पीपल हु हैव देयर हैंड्स ऑन आईटी और टेक, they are little more comfortable doing this. So what is your message to these kind of budding youngsters who would want to embrace real estate?
आई थिंक किशन जी, मैं ना अपनी लाइफ से थोड़ा-सा इसमें रिलेट करना चाहूँगी और जो भी मैं मैसेज देना चाहूँगी वो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी जो मेरे लिए वर्क किया है लाइफ में। तो मैं यंगस्टर्स को हम लोग सब मतलब मैं ही नहीं आई थिंक आप और हम लोग सब सीनियर्स जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं आज, मैं ये बोलना चाहूँगी यंगस्टर्स को कि आप इस समय देयर आर 2 चॉइसेस इन लाइफ। One is whether you want to make your money or whether you want to make your experience, understanding and learning व्हाट इज द चॉइस। कभी कभी आपको लाइफ के ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहां पर आपकी सैलरीज बहुत कम होंगी, बट उस हम्म, ऑर्गेनाइजेशन में आपको लर्निंग का मौका बहुत दिया जाएगा। हम्म, प्रोबेबली कहीं ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहां पर आपको रोल्स में आपको 4 रोल्स दिए जाएंगे। और किशन जी, ये मैंने स्पेसिफिकली आज के टाइम पे देखा है दैट आपको कभी कभी दिए जाते हैं वो पर्टिकुलर रोल्स और बोला जाता है कि देखिए आप आए तो हैं एक फलाना रोल के हम्म, ऊपर, बट क्योंकि कंपनी में ये इस समय मुझे हमें नहीं लगता कि 4 रोल्स के लिए किसी को हायर करना है, तो आप ये 4 रोल्स भी कर लीजिए। और वो माना जाता है कि नहीं, आजकल यंगस्टर्स बोलते हैं कि नहीं बट हमको तो इतना ही पेमेंट है और हम कैसे ये 4 रोल। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि अगर वो अपॉर्च्युनिटी को लिया जाए, तो यू आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 360 डिग्री प्रोफेशनल। सो मैं ये हम्म, चीज़ मानूँगी कि लाइफ में जब आप अपना करियर स्टार्ट करें, पहले 10 साल अपने करियर के आप प्लीज लर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि लर्निंग ही आपको आगे आने वाली सैलरीज, पैकेजेस, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलेगी। अगर आपके पास वो लर्निंग कर्व नहीं है और अगर आप किसी पर्टिकुलर सैलरी के पीछे भग रहे हैं, एक लेवल आने के बाद वो सैलरी में आपको जज करने के बाद आपको अगर वो लर्निंग नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, तो शायद वो 6 महीने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दिस इज हम्म, हाउ टुडे द कंपनीज आर। Companies are ready to shed packages on you, but company is only shedding packages for the people who are talented enough, who have the right knowledge, who are hardworking, who have ethics, protocol, and something like a X factor for the company. तो मैं ये बोलना हम्म, चाहूंगी कि सभी यंगस्टर्स को कि एट दिस मोमेंट आप हंगर सिर्फ लर्निंग के लिए रखिए। उसके बाद धीरे 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 जैसे आप स्टडीली अपने करियर में ग्रो करते हैं, उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स कि आप किस पोजीशंस पे जा रहे हैं या आपको क्या सैलरीज मिल रही है, मैं ये नहीं बोलती कि आप भूल जाइए। इट इज अ फेयर बैलेंस बिटवीन द टू। हम्म, बट अगर पलड़ा किसी का भारी रखना है तो फर्स्ट 7-10 years अपने करियर में लर्न कीजिए। हर एक अपॉर्चुनिटी को, कोई भी एक सेक्टर ये मत समझिए कि ये हमारा सेक्टर है, मुझे सेल्स ही करनी है, मुझे कंस्ट्रक्शन ही करना है, मुझे बीडी ही करनी है, ऐसा नहीं है। आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको सीखिए, क्योंकि कभी भी आपकी पढ़ाई, कभी भी आपकी लर्निंग वेस्ट नहीं जाएगी। इनफैक्ट हम्म। वो आप वही एक चीज है जो आपको स्टैंड देगी आगे लाइफ में। तो दिस इज माय स्मॉल मैसेज किशन जी, व्हिच आई वांट टू क्लियरली गिव टू द यंगस्टर्स। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट निधि जी, ये मैंने देखा है। काफ़ी पहले से मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, बिजनेस में रहा हूँ। तो कई लोगों को हमने इनिशियल लेवल पे, इसके पहले भी जो मेरे फादर की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो भी मैं संभालता था, तो वहाँ भी हमने हायर किया। देन वी गॉट इनटू द टेलीकॉम बिजनेस, उसमें भी हमने काफ़ी हायरिंग की। तो मैंने देखा था उसमें जी, कुछ लोगों में ये स्पार्क था दैट दे वुड, उनको आप लीजिए एक काम के लिए, बट दे वुड ऑल्सो हैंडल समथिंग एल्स। सो एब्सोल्युटली, यू वो लोग ज्यादा आपको सूट करते हैं, बिकॉज वो आदमी आपको कहीं भी किसी भी सांचे में आप उसको ढाल सकते हो, यू नो। एब्सोल्युटली। और जैसे ये मेरे एंगल से, एम्प्लॉयर के एंगल से, लेकिन एम्प्लॉय के एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही वुड नेवर बी आउट ऑफ जॉब एनी टाइम, बिकॉज उसको एक जॉब अगर थोड़ा मंदी में आ जाता है तो दूसरा जॉब उसके लिए रेडी हो जाता है, दूसरे सेक्टर वाला। एकदम, सो एकदम। व्हाट यू राइटली सेड इज, ये थ्योरी में नहीं सिखाया जाता है, ये व्हेन यू स्टडी इन योर स्कूल कॉलेजेस, ये इंस्टीट्यूशंस, ये नहीं सिखाया जाता है। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ही सीखने को मिलेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस दिस। आप 2-3 जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, छोड़िए मत। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज आप सीख रहे हो, ओनर के कॉस्ट पे सीख रहे हो, यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी फॉर बिल्कुल, दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Amazing. Very nice, Nidhi ji. I think we have covered many, but I think बहुत ज़्यादा और बाकी है to bring it on, and we must do more podcasts ताकि और ज़्यादा आपसे मैं निकाल सकूं for people, for my viewers, for
budding youngsters who want to get into the sector of real estate? किशन जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि पहली बार आई थिंक मैंने बहुत दिल से बात की है, एंड कोई प्रिपरेशन नहीं था, बट डेफिनेटली आज आपके साथ ये सब बातें करनी थी, बिकॉज आई वाज सिटिंग विद अ इंडस्ट्री वेटरन। सो ऑब्वियसली ये मेरा बनता था कि आज मैं पुट फॉरवर्ड अपने पॉइंट्स रखूं, बिकॉज यू आर एन इंस्टीट्यूशन टुडे, एंड आई थिंक विथ योर वर्ड स्प्रेडिंग अक्रॉस, आई थिंक हम काफी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। But thank you so much, Kishan ji, for giving me this opportunity. I am humbled to be a part of your podcast. Thank you so much. Pleasure. Looking forward to seeing you again, Nidhi ji. बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया. Thank you so much, Kishan ji. Thank you.